हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीनोवल सर जगवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत के मौर्य काल को जानेंगे। मौर्य काल के संस्थापक कौन कौन राजा हुए। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था महाजनपद के बारे में, जो प्राचीन काल से ही संबंधित हैं। आप उसे देख लेंगे, इसके बाद ये समझ में आएगा। आज हम लोग जानेंगे मौर्य काल को। मौर्य काल के सबसे पहले हम लोग जानकारी के स्रोत, मौर्य काल की जानकारी कहाँ से मिलेगा, किसके माध्यम से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होगी, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। आज मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख दो स्रोत हैं, ठीक है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में से सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को लिया गया है। अर्थशास्त्र ये वही है जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। इनके लेखक हैं अर्थशास्त्र के, ठीक है ना। ये वही चाणक्य है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए इन्होंने तन मन धन से इनकी सहायता की थी, जो बाद में इसका प्रधानमंत्री बना, ठीक है। दूसरा जो है साहित्य में इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। इनसे भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। ये यूनानी के राजदूत थे, ठीक है। तीसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देता है मौर्य काल की, ठीक है ना। इसमें क्या है, विशाखदत्त, इसके लेखक जो थे विशाखदत्त से इसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के मगध साम्राज्य के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है मुद्रा राक्षस में। और बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ में विष्णु पुराण से भी इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और विष्णु पुराण से भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत बोले तो आप लोगों को पता होगा पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत जो है, वैसे अभिलेख इसके अंतर्गत आता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला अभिलेख हो गया, दूसरा भवन, स्तूप, मृदभांड, सिक्के, ये सब चीज़ों से भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसे आप एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे फिर से। मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख दो स्रोत हैं, कौन सब है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में से कौन आ गया, पहला अर्थशास्त्र है, जो कौन लिखे थे, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों नाम एक ही का है, ठीक है। दूसरा जो आता है मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका बुक, ठीक, इंडिका किताब है, उसमें भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तीसरा है विशाखदत्त की लिखी हुई एक बुक है मुद्रा राक्षस, इसमें भी बहुत मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा में जो है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से भी मिलती है मौर्य काल की जानकारी। चौथा जो है विष्णु पुराण से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरा में जो आता है पुरातात्विक स्रोत में से अभिलेख, सिक्का, स्मारक, स्तूप, भवन आदि से भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 345 बीसी अर्थात ईसा पूर्व। बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है, इसे भी ध्यान रखें, बीसी है ना ये वाला। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा, ठीक है। जो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे मौर्य का जो काल रहता है सबसे ज़्यादा रहता है मौर्य काल। मगध साम्राज्य में यदि किसी वंश का ज़्यादा काल है तो वह है मौर्य काल। ये मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक है। इनमें अनेक
अनेक राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इस तरह से बहुत से राजा हुए इस मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल की स्थापना कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य है ना ने मगध में एक नंद वंश था। नंद वंश के शासक घनानंद, जो एक बहुत क्रूर शासक थे, ठीक है, उसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उसे पराजित किया और उसे हरा दिया, अर्थात परास्त किया घनानंद को, ठीक है, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। उसे हरा करके मगध में एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम क्या है? मौर्य वंश। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य कब राजगद्दी पर बैठा? 322 ईसा पूर्व में। कब तक शासन किया? 298 ईसा पूर्व तक शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ से चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध व जैन ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद हो रहा है। जाति कौन से जाति के थे, ये इतिहासकारों में मतभेद है। जैन और बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। वही मुद्रा राक्षस में वृषल अर्थात निम्न कुल का कहा गया है, शूद्र जाति का बताया गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को, यहाँ सी मौर्य का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। अपने साहित्य, यूनान के साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एपियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कहा है? जस्टिन स्ट्रेबो ने क्या कहा? सेंड्रोकोटस, और एपियन प्लूटार्क ने क्या कहा? एंड्रोकोटस। ये दो नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है यूनान के साहित्य में। तो इनकी जो सर्वप्रथम खोज की एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस किसे कहा गया? भारत में एक विलियम जोन्स नामक सर विलियम जोन्स ने इसकी सर्वप्रथम खोज की कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो सिकंदर महान, जो भारत विजयी के उपरांत आया था। ठीक है ना, तो कुछ क्षेत्रों को सिकंदर ने जीत करके जब सिकंदर जा रहे थे तो सिकंदर तक्षशिला में सेल्यूकस निकेटर को राजा बनाकर वह वहाँ से चले जाते हैं। तक्षशिला बोले तो झेलम और सिंधु नदी के बीच का जो स्थल था, वहीं पर ये सेल्यूकस निकेटर राजा था। ठीक है, शासक था वहाँ का, जो कि सिकंदर बनाकर इनको चला गया था। ठीक है, तो बीच में हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में इस सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देता है। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में पराजित कर, और पराजित जैसे होता है तो ये युद्ध संधि होता है। संधि शब्द होता है क्या कि सेल्यूकस निकेटर के अधीन 4 जो प्रांत थे, काबुल, हेरात, मकरान, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। ठीक है, संधि शब्द के अनुसार, और अपनी सेल्यूकस निकेटर और अपनी पुत्री हेलेना के साथ उनका विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, कहीं कहीं हेलेना का नाम जो है हेलेना, कहीं कहीं कॉर्नेलिया भी लिखा है, इसको भी ध्यान में देंगे। अब आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था, तब भेंट में दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे उपहार में। जैन गुरु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन गुरु भद्रबाहु, ये भद्रबाहु जो थे दिगंबर संप्रदाय के से संबंधित थे, जैन से। जैसे ही
चंद्रगुप्त मौर्य 298 चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन ग्रंथ की दीक्षा ली धर्म की, तो उसने कुछ समय बिताया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए, ठीक है, जहाँ श्रवण बेलगोला में उपवास को इतिहास में यहाँ संलेखन या संरेखा कहीं बोला गया, ठीक है ना। उपवास को, इस उपवास के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया, ठीक है ना, 298 BC में। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जाकर के श्रवण बेलगोला स्थान पर, है ना, संलेखन विधि अर्थात उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। कब? 298 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था, गुरु कहिए या मित्र, जो चाणक्य था, पहले ही हम बता चुके हैं, जो कि नंद वंश के घनानंद को हरा करके शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य। कभी कभी प्रश्न पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये चाणक्य ही था। अगर ये प्रश्न पूछता है क्या चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र या गुरु कौन था, तो ये चाणक्य ही था, ठीक है। दोनों को आप ध्यान में रखें। अब आगे हम लोग चलते हैं, बिंदुसार को जानते हैं, जिसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, ठीक है, इसे आगे बताएंगे हम। बिंदुसार जो है 298 अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठता है 298 ईसा पूर्व में, और 273 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है, ठीक है। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग, बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है, ठीक है, और वायु पुराण में से भद्रसार कहा गया है या वारिसार भी कहा गया है, ठीक है। वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है या कहा भी जाता है, ठीक है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, ठीक है। अपने पिता के शासनकाल में बिंदुसार जो थे अवंती, वही जो महाजन पद में हमने बताया था, अवंती जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती, ठीक है। तो वही का वह राज्यपाल था, ठीक है। अपने शासनकाल में अवंती का राज्यपाल था, अपने पिता अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ अर्थात आक्रमण हुआ। इस आक्रमण या विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा। सुसीम से ये विद्रोह नहीं दबा, तब अपने दूसरे बेटे छोटे जो थे सुसीम से छोटे अशोक, ठीक है, अशोक को भेजा और इसने विद्रोह को दबा करके शांत किया, ठीक है। 2 बार आक्रमण हुआ कहाँ? तक्षशिला में, ठीक है, बिंदुसार के समय। तो अपने बड़े बेटे पहले सुसीम को भेजा, उससे नहीं हुआ तब जाकर के फिर अशोक को भेजा। ये बहुत बड़ी सोचने की बात थी कि बड़ा बेटा विद्रोह को नहीं दबा पाया, लेकिन छोटा जो अशोक था ये दबा दिया। तो बिंदुसार के मन में एक ख्याल आया कि यही एक मेरा जो बेटा है अशोक ही राजगद्दी को संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता है। तो ये अपने मृत्यु के बाद किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना करके गए थे बिंदुसार, ठीक है ना। इस आगे अभी बताएंगे, किसी को नहीं बनाए थे। एस्ट्रेबो के अनुसार जो है सीरिया के नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। ये डाइमेकस जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था, ठीक है। मेगास्थनीज जो कि यहाँ पिछले वीडियो में हमने बताया था, आगे इंडिका की जिसने रचना की थी, ठीक है। ये इंडिका की रचना की थी और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे, ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, ठीक है। यहाँ उसी का उत्तराधिकारी माना जाता है डाइमेकस, ठीक है, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। और एथिनियस के अनुसार
एंटियोकस। एथीनियस के अनुसार सीरिया के शासक नरेश जो थे एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने अंगूरी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। ठीक है, तो उसने सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस ने अंगूरी शराब और अंजीर तो भेज दिए, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। उसके वंश में इस तरह का उसके दार्शनिक भेजने की उसमें अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने दार्शनिक नहीं भेजे। दो चीज़ भेजे थे, कौन सा? एक भेजे थे अंगूरी शराब जिसको मदिरा कहते हैं, ठीक है, और उच्च गुणवत्ता वाली, और अंजीर भेजे थे बिंदुसार की मृत्यु 273 BC 273 बीसा पूर्व में हो जाती है। इसके बाद राजगद्दी पर महान सम्राट अशोक बैठता है। 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। यहाँ 269 में महान सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठता है। ये 4 साल जो गैप है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बिंदुसार की जब मृत्यु हो गई तब अपने ये राजगद्दी किसी को सौंप कर नहीं गए, कौन से बेटे को दे, बड़े को दे या छोटे को दे। तो ये तो मर गए बिंदुसार 273 BC में। तब यहाँ अशोक जो थे, कहा जाता है कि इन्होंने 99 भाइयों को मार करके राजगद्दी पर 269 BC में बैठा था। तो 200 यहाँ जो 4 साल गैपिंग है, इसी को सुलझाते हुए अशोक ने लगभग 99 भाइयों को मारा था। ठीक है ना, और सब थे बिंदुसार के जो थे ना, बहुत से पत्नियां थी। देखिए ना, 99 सहोदर भाई, कहा जाता है सहोदर भाई को मारा, सहोदर भाई को मार के अगम कुआं पटना जो अभी भी वर्तमान है उस कुआं में फेंक दिया था, ऐसा कहा जाता है। सत्य क्या है इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये 4 साल इनको अपने राजगद्दी को बैठने के लिए लग गया, संघर्ष करने में इसका समय बीत गया, तो इसलिए यहाँ 4 साल का गैपिंग है। तो महान सम्राट अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठता है, मगध की राजगद्दी पर। तो अगले वीडियोस में हम लोग महान सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे, उसके कार्य, शासन, प्रशासन आदि के बारे में जानेंगे। जय हिंद।